अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। डेफर्ड टैक्स का एक रिकैप। ऐसे इनकम्स और एक्सपेंसेस जो हमारी इनकम स्टेटमेंट में एक ईयर में आ रहे हैं और उनका टैक्स ट्रीटमेंट यानी उनका करंट टैक्स में इस्तेमाल किसी और ईयर में हो रहा है, तो डेफर्ड टैक्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि मिसमैच हो गया। तो डेफर्ड टैक्स ने मिशन ये उठाया कि वो बेचारे इनकम और एक्सपेंसेस जिनका टैक्स उनसे बिछड़ के किसी और पीरियड में चला गया है, तो उसको उस किसी और पीरियड से उठा के उसी पीरियड में लाना है जिसमें उनकी रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस हैं, और ये सारी एडजस्टमेंट होती है डेफर्ड टैक्स के नाम से। एक एक मिसाल तो चलो समझा दी, लेकिन पूरा बिजनेस क्या करता है? वो पूरा बिजनेस ये करता है कि फॉर द ईयर, फॉर एनी ईयर, 2023 की अगर बात कर लें तो 2023 में जो फॉर द ईयर इनकम एक्सपेंसेस हैं उनकी अकाउंटिंग की फिगर और उनकी टैक्स की फिगर, इनका डिफरेंस लिया, उस डिफरेंस पे रेट लगाया, डेफर्ड टैक्स आ गया। इनकम्स और एक्सपेंसेस, डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट दोहरा रहा हूं। डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट यह है कि इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर की अकाउंटिंग फिगर और टैक्स फिगर, इनका डिफरेंस ले रहे हैं, उस डिफरेंस पे टैक्स रेट लगा रहे हैं, और जो आंसर आ रहा है वो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर है। अब ये सब फॉर द ईयर हो रहा है। इनकम एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, ये दो फिगर्स क्या हैं? उन्हीं इनकम्स और एक्सपेंसेस की फॉर दैट ईयर हमने क्या वैल्यू अपनी इनकम स्टेटमेंट में रखी है, और उसी साल में टैक्स पर्पसेस के लिए क्या वैल्यू बन रही है। तो इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर एनी गिवन ईयर अकाउंटिंग में हमने बुक्स में क्या फिगर रखी है और टैक्स पर्पसेस के मुताबिक क्या बनती है, इनका डिफरेंस, उस डिफरेंस पे रेट लग रहा है ना। तो जो आंसर है वो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर है। उस टैक्स वाले डब्बे के अंदर लाल रंग का डेफर्ड टैक्स आ जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन IAS 12 की अप्रोच है डिफरेंट। वो कहते हैं जी आपको हम यहीं तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपने रास्ता लेना है दूसरा, और वो दूसरा रास्ता ये लेना है कि उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज लेंगे, इनकम एक्सपेंसेस नहीं करेंगे। इनमें भी यही अकाउंटिंग के मुताबिक इनकी फिगर, टैक्स के मुताबिक इनकी फिगर लेंगे, उसका डिफरेंस, फिर उस डिफरेंस पे रेट लगाएंगे,
और कुछ 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 होगा। अब ये जो आईएस का ऑफिशियल तरीका है, इस चीज को नाम दे दिया है इन्होंने कैरिंग अमाउंट, और इस चीज को नाम दे दिया है टैक्स बेस। यानी आईएस 12 का तरीका यह है कि अच्छा ये हम इस वक्त जहां जहां खड़े हैं ना वो ईयर एंड है, एसेट्स लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट कब निकलती है, ईयर एंड। टैक्स कैलकुलेशन कब होनी है, ईयर एंड। तो हम ईयर एंड पे खड़े हैं, तो ईयर एंड पे एसेट्स और लायबिलिटीज की वो फिगर्स जो हमारी बैलेंस शीट में आ रही हैं यानी कैरिंग अमाउंट्स, और उन्हीं की वो फिगर्स जो टैक्स पर्पसेस के लिए कैलकुलेट होती हैं एज पर टैक्स रूल्स, ये वो फिगर्स हैं। इन दोनों का डिफरेंस लिया और उस डिफरेंस पे भी अल्टीमेटली रेट ही लगना है। और है कोई प्रोसीजर जिसकी बारी कल आ जाएगी, वो प्रोसीजर क्लोज होके पहुंचाएंगे वही डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर पे जहां हम कॉन्सेप्चुअली पहुंच रहे थे। ओके, कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट कैसे हो रहा है, इनकम्स और एक्सपेंसेस जिनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टैक्स ट्रीटमेंट में टाइमिंग का फर्क है, और उस फर्क के ऊपर रेट लगा के डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन आईएस 12 का यही मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता डिफरेंट है। उन्होंने कहा है आप इनकम एक्सपेंसेस को छोड़ें, एसेट्स और लायबिलिटीज लें, उनकी वो फिगर्स जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक बनती हैं, मतलब कैरिंग अमाउंट, वो फिगर्स जो टैक्स पर्पसेस के लिए अगर उनकी फिगर्स कैलकुलेट करते तो ये बनती टैक्स बेस, इनमें डिफरेंस लेंगे, उस डिफरेंस पे रेट लगाएंगे, और कुछ भी होगा। लेकिन अभी उस और कुछ से डिस्कशन बाद में, पहले मैंने यहां पे बात कल लाके छोड़ी थी कि टैक्स बेस कैलकुलेट करना सीखते हैं। कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी ये अपना रिस्पेक्टिव आईएएस बताएगा। टैक्स बेस कैसे कैलकुलेट होगी इसके आईएएस 12 ने 4 फार्मूले बना के दिए हैं। हाँ भाई अब बोले। हाँ हाँ बस ही हाँ, टैक्स बेस की कैलकुलेशन मैंने कल बतानी शुरू की थी, पता नहीं कैलकुलेशन का वर्ड लिखा था कि नहीं, बहरहाल टैक्स बेस कैलकुलेट करके दी थी। और ये है पहले एसेट्स के लिए, एसेट्स के लिए टैक्स बेस कैसे कैलकुलेट होगी, इसको 2 शाखों में बांटा था। इस शाख पे अभी फल नहीं लगाया था, इस शाख पे फल लगा दिया था। ये कौन से एसेट्स हैं, वो एसेट्स जो बेनिफिट्स जनरेट करके देंगे और उन बेनिफिट्स पे टैक्स नहीं लगेगा। और ये बहुत कम है, ज्यादातर यही है। इसकी मैंने 1-2 मिसालें भी दी थी शायद, ज्यादातर यही है। इन्होंने जो बेनिफिट्स कमा के देने हैं बिजनेस के, वो प्रॉफिट्स हैं, उन पे टैक्स लगेगा। इनके लिए टैक्स बेस इज इक्वल टू ये है कल वाली सारी बात का रिकैप। हाँ जी, यानी डिफरेंस कैसे निकालना है? नहीं वो जो मैंने यहां फार्मूले बना दिए थे, यहां भी सब बना के दूंगा, रुको जरा सब्र करो। अभी मैंने सिर्फ टैक्स बेस सिखानी है। एक बार टैक्स बेस कैलकुलेट कर लेना, फिर सारा टेबुलर वर्किंग सब बताऊंगा, क्या प्लस क्या माइनस, वो सब फार्मूले बना के रखे हैं। ये कल तक की बातों का ये रिकैप है। अच्छा अब मैं यहां ना कुछ अजीब टेढ़ी मेढ़ी सी अंग्रेजी लिखूंगा, आपने उस टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी पे अभी इस वक्त क्या नहीं सोचना। क्यों? पहले सिर्फ कैलकुलेट करना सीख लें, जब मैं लायबिलिटीज भी पूरी कर दूंगा और डिफरेंस निकालना भी सिखा दूंगा, उस डिफरेंस के रेट से आगे जाना वो भी सिखा दूंगा, फिर मैं इनकी वजह बताऊंगा कि ऐसे क्यों है। इसका टैक्स बेस निकालने का तरीका है टोटल फ्यूचर अमाउंट दैट विल बी allowed as deduction for tax purposes
फॉर दैट एसेट। हम जिस एसेट की टैक्स बेस निकाल रहे हैं वो एसेट कल को कितना एक्सपेंस बन जाएगा। टैक्स पर्पसेस के लिए डिडक्शन किस चीज की अलाउ होती है, एक्सपेंस की कि इनकम की? एक्सपेंस की ना। तो इस अंग्रेजी का मतलब यह है कि अभी इस वक्त जो हमारा एसेट है कल को ये कितना एक्सपेंस बन जाएगा टैक्स वालों की नजर में। अब ये आसान बात है? नहीं, बहुत मुश्किल बात है। तो फिर अब मैं करने ये लगा हूं, अंग्रेजी लिख लें, अब मैं करने ये लगा हूं कि आपको ना एसेट्स जितने जितने भी अब तक पड़े हैं अकाउंटिंग में उन सबको एक एक करके किस शाख में फॉल कर रहा है, टैक्स बेस कैलकुलेट कैसे होगी, और साथ साथ इस अंग्रेजी का मतलब भी बताता जाऊंगा। एक तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा उन सब मिसालों में मैं फिर फाइनली एक शॉर्टकट भी लिख रहा हूँ। अच्छा भी याद रखना है तो क्या याद रखें, वो याद भी रख लेना हेल्प होगी। तो अब मैं सारे एसेट्स की एक एक करके मिसाल देके ये दोनों फार्मूले अप्लाई करके दिखाता हूं और उनके लिए याद रखने के लिए कुछ टिप्स भी बता देता हूं। अभी अंग्रेजी जो लिखी है इसके बारे में मैंने अभी समझाया नहीं है, समझाने लगा। अभी सिर्फ अंग्रेजी लिखी है। ये लिख लिया? चले अब ना आपको मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल से ये दोनों करके देता हूं। एक मिसाल ले लेते हैं पीपीई, और पीपीई में मैंने ये सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स प्लांट बिल्डिंग सब डाल दिया, और इंटेंजिबल भी यही होते हैं, बस डेप्रिशिएट की जगह वर्ड अमोर्टाइज होता है, वो भी यही डाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी यही डाल देते हैं। है जी? क्या हुआ? मिसाल से समझाता हूं। अगर एक प्लांट खरीदा, प्लांट की मिसाल लेते हैं, और उसकी कॉस्ट थी 1100 और 1000, ये फर्क कैसे हुई? ये पहले हुई हुई ये बात है? कॉस्ट लिखी मैंने, बुक वैल्यू नहीं लिखी। हाँ जी, हो सकता है हमने कोई डिसमेंटलिंग शामिल की हो सकता है कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की हो। पहला साल गुजरा, डेफर्ड टैक्स कब कैलकुलेट हो रहा है? ईयर एंड पे। करंट टैक्स कब कैलकुलेट हो रहा है? ईयर एंड पे। इनमें से पहले क्या हो रहा है? करंट टैक्स। हाँ, ये याद रखना है, पहले करंट टैक्स कैलकुलेट हो रहा है और वो हो चुका, उसके बाद डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने लगे। ईयर 1 में हमने डेप्शन चार्ज की 110, टैक्स वालों ने अलाउ की 250। क्या मतलब अलाउ की? यानी ईयर 1 का जब हमने करंट टैक्स कैलकुलेट कर लिया तो ये एड बैक करके ये लेस कर दिया, ये मतलब है अलाउ हो गई। अगले ईयर्स में ये क्या रह गया?
990, 70। ईयर 2 में फिर ईयर 2 एंड हुआ, हमने अपनी बुक्स में 110 डेप्शन चार्ज की, टैक्स वालों ने 200 अलाउ की, 880, 550 और 1 साल चले और देख लेते हैं। फिर तीसरे साल की करंट टैक्स की कैलकुलेशन हुई, हमने डेप्रिसिएशन 110 चार्ज की अपनी बुक्स में और ऐड बैक कर दिया करंट टैक्स निकालते हुए। टैक्स वालों ने 170 अलाउ की, 380। चले अब मैं अंग्रेजी सिखाता हूं। इस प्लांट से बिजनेस क्या बेनिफिट ले रहा है? प्रोडक्शन करेगा, बेचेगा, बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, टैक्स लगेगा। तो ये प्लांट किस शाख में? इस शाख में। इस अंग्रेजी का मतलब समझाता हूं। ईयर 1 एंड हो गया, हम ये सारा डेफर्ड टैक्स वगैरह कब कैलकुलेट कर रहे हैं? ईयर एंड पे। ईयर 1 एंड हुआ है, हम ईयर 1 एंड पे खड़े में, करंट टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। प्लान की कैरिंग अमाउंट कितनी? ईयर 1 एंड पे खड़े, नीली नीली 990। इस प्लांट के हवाले से फॉर टैक्स पर्पसेस हम कहां खड़े हैं? ईयर 1 के एंड पे। इस प्लान के हवाले से फॉर टैक्स पर्पसेस कितनी डिडक्शन अलाउ हो गई? 250। अब मजीद अगले ईयर्स में कितनी और होगी? अगला साल नहीं पूछ रहा, टोटल अगले ईयर्स में कितनी और होगी डिडक्शन अलाउ? 750। ये अंग्रेजी लिखी हुई है। किसी भी एक ईयर के एंड पे खड़े होके देखना है कि अब तक जो हो गया सो हो गया। अब तक कब तक? इस साल के करंट टैक्स कैलकुलेशन तक। अब जो आगे अगले ईयर्स में इस एसेट के अगेंस्ट एक्सपेंस अलाउ होना है, ये वो है, वो अमाउंट जो कल को, कल मतलब अगला साल नहीं, जितनी भी लाइफ रह गई है, कल को एज अ डिडक्शन अलाउ होगी इस एसेट के लिए। आज वो उस एसेट की टैक्स बेस है। इस मिसाल में हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, कैरिंग अमाउंट कितनी? टैक्स बेस कितनी? 750। दूसरा साल भी गुजर गया, फिर से ये अंग्रेजी लगाते हैं। अब हम ईयर 2 के एंड पे खड़े हैं, ईयर 2 का करंट टैक्स कैलकुलेट हो गया। टैक्स पर्पसेस के लिए इतनी डिडक्शन और क्लेम हो गई, कल को कितनी और होगी? ये अंग्रेजी का मतलब है। और इसी तरह जब तीसरे साल के एंड पे खड़े कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो ये कैरिंग अमाउंट है और ये टैक्स बेस। तो फिर यहां सीधी सीधी ही लिख देते हैं कि टैक्स डब्ल्यूडीवी। तो ये सिर्फ पीपीई के लिए नहीं है ना, इन्होंने तो सारे एसेट्स को कवर करना था। मैंने तो मिसाल पीपीई की दी है। तो हम फिर इस अंग्रेजी का पीपीई के लिए एक शॉर्टकट बना लेते हैं। टैक्स बेस क्या होगी इसके लिए? टैक्स डब्ल्यूडीवी। ये आपको एक शॉर्टकट बना दिया, ये इसका एक शॉर्टकट बना दिया। कॉन्सेप्ट ये है। और ना ये चूज क्योंकि सब समझा रहा हूं नॉलेज के लिए भी, सिर्फ पेपर तो नहीं पास कराना, सिखाना भी तो है। नॉलेज के लिए भी सिखा रहा हूं, लेकिन सवालों के लिए भी आप ये जरूर फॉलो किया करना। ये शॉर्टकट सिर्फ रट्टे लगाएंगे ना तो सवालों में बाज औकात कुछ ऐसा डिफरेंट पॉइंट टेस्ट हो जाता है कि सिर्फ शॉर्टकट से काम नहीं चलता। फिर भी जो कमजोर दिल लोग हैं, चलो शॉर्टकट भी याद कर लेना तो चल जाएंगे सवाल। तो मैं आपको ना इसी तरह से हर एसेट के लिए जो बैलेंस शीट में आ रहे होते हैं उनके लिए मैं आपको ये टैक्स बेस का फार्मूला समझाता जाता हूं और फिर उसका एक एंड शॉर्टकट बताता जाता हूं। तो जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, चाहे वो इंटेंजिबल हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन सब के लिए टैक्स बेस क्या याद रख लें? टैक्स डब्ल्यूडीवी। तो बस इसी तरह से ना मिसाल से समझा के तो मैं आपको और एसेट्स बताता हूं। जी जी, कहा? ईयर 1 के एंड पे जब थे उस वक्त कैलकुलेशन के लिए टैक्स बेस 750 है। फिर जब ईयर 2 भी गुजर गया, जब ईयर 2 भी गुजर गया, तब हम जब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने लगेंगे तो प्लांट की कैरिंग अमाउंट 880, टैक्स बेस 550।
क्योंकि जब ईयर 2 के एंड पे खड़े हैं तो ये दोनों क्लेम हो गए हैं ना पहले, अब मजीद कल को कितना अलाउ होना है? टैक्स बेस किसी भी एसेट की वो है कि कल को ये एसेट पीपी कल को जब क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा तो क्या डेबिट हो रहा होगा? पीपी। एक पीपी है, एसेट बुक्स में से खत्म होता जा रहा है, कहीं तो जा रहा होगा ना, क्या बनता जा रहा है? वो डेप्शन एक्सपेंस बनता जा रहा है। इन्वेंट्री कल को खत्म होगा तो क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस बनेगा। डेटर कल को खत्म होगा क्रेडिट होके तो क्या बनेगा? कैश बनेगा। शाबाश। सारे एसेट्स कल को एक्सपेंस नहीं बन रहे होते। रिसीवेबल्स हैं, कल को वो क्रेडिट होकर क्या बन जाएगा? रिसीवेबल्स, कैश बन जाएगा। तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने डेप्रीशिएट होके अमोर्टाइज होके कल को एक्सपेंस बनते जाना है। तो टैक्स बेस क्या हुई? जो कल को इन्होंने टैक्स पर्पसेस के लिए एक्सपेंस बनना है। और वैसे याद रखने के लिए शॉर्टकट क्या बता दिया कि आप टैक्स पर्पसेस के लिए इसको डेप्रीशिएट करें, जो टैक्स WDV है वो उसकी टैक्स बेस। पीपी ओके। अच्छा, वैसे तो मैं यहां भी कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी अलग ही बना देता हूं। लैंड अलग बता देता हूं उसको। लैंड बिजनेस के पास क्यों होगी? है लैंड पे काम करे लैंड पे बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल होगी और वो बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो लैंड भी किधर है? इधर है, इधर ही है। बिजनेस के सारे एसेट्स तकरीबन इधर ही हैं, बस कुछ ही एसेट्स हैं जो यहां आएंगे। लैंड लगाएं, टैक्स बेस बनाएं, क्या होगी? शेयर वैल्यू होगी। कल को टैक्स वाले क्या डिडक्शन अलाउ करेंगे? ये है टैक्स बेस। इन एसेट्स की टैक्स बेस वो अमाउंट है जो कल को डिडक्शन अलाउ होगी। हाँ जी, लैंड के लिए तो कल को कोई डिडक्शन ही अलाउ नहीं होंगे, मतलब जीरो हो गई। फिर डेप्रिशिएट तो नहीं होगी ना। अच्छा चलें, कभी तो बिकेगी। जब बिकेगी तो टैक्स किस पे लगेगा? गेन पे। गेन कैसे निकलेगा? जितने का बेचेंगे क्या माइनस करेंगे? टैक्स कॉस्ट माइनस करेंगे ना। तो इसका मतलब लैंड के लिए कल को क्या डिडक्शन अलाउ होगी? उसकी कॉस्ट। तो लैंड की टैक्स बेस होती है उसकी कॉस्ट। लैंड की टैक्स बेस उसकी कॉस्ट होती है जी। टैक्स बेस कह रहा हूं, टैक्स बेस। टैक्स वाले ने फेयर वैल्यूज वगैरह को नहीं मान रहे होते। वो कहते हैं जब असल में बेचोगे तब बताना। हाँ जी, कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट कर करके इतनी सारी बैलेंस शीट दिमाग में छप गई। और क्या क्या होता है बैलेंस शीट में? नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में किस अमाउंट पे आ रही होगी? IFRS 9। अगर ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है तो वो अमोर्टाइज कॉस्ट वगैरह। अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है तो फेयर वैल्यू पे। टैक्स वाले ना ये फेयर वैल्यूज वगैरह को नहीं मानते। वो कहते हैं जब बिकेगा तब देखेंगे कितने का बिकेगा। तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको एसेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पैसे मिलने हैं। तो जब पैसे मिलेंगे यानी इनको बेचेंगे, जब बेचेंगे उनको तभी पैसे रिकवर होंगे ना। तो टैक्स लगेगा। कितने पे लगेगा? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल माइनस। तो वो जो है सेल माइनस टैक्स पर्पसेस के लिए प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कैसे निकलेगा? सेल माइनस इनकी कॉस्ट। टैक्स वाले फेयर वैल्यूज को नहीं अपडेट करने को लिफ्ट करा रहे होते हैं। टैक्स पर्पसेस के लिए
जब ये इन्वेस्टमेंट कल को सेल होगी तो टैक्स किस पे लगेगा? प्रॉफिट पे ना। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितने का बेचेंगे माइनस डिडक्शन, मतलब माइनस जितने की कॉस्ट थी उसकी। तो इन्वेस्टमेंट्स की टैक्स बेस क्या हुई? कॉस्ट। और कोई नॉन करंट में क्या रह गया? पीपी हो गया, इंटेंजिबल हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई, इन्वेस्टमेंट। चले करंट में आते हैं। करंट में इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को एसेट क्यों कहते हैं? बेनिफिट क्या मिलेगा? बेचेंगे तो बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, टैक्स लगेगा। तो इन्वेंट्री किधर है? इधर, इधर। इन्वेंट्री जब सेल हो जाएगी तो सेल प्राइस पे इनकम टैक्स लग जाएगा, प्रॉफिट पे लगेगा। तो ये इन्वेंट्री कल को क्या एक्सपेंस बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल। ये वो चीज है। इस अंग्रेजी का मतलब है कि ये एसेट कल को कितना एक्सपेंस बनेगा फॉर टैक्स पर्पसेस। तो इन्वेंट्री कल को किस नाम से एक्सपेंस बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल ना। पॉज करना। ये क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? इन्वेंट्री दोबारा मैंने तो पहली दफा भी नहीं समझाई, भी तो लिखी है सिर्फ। टैक्स बेस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या करेंगे टैक्स बेस कैलकुलेट करके? कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस लेंगे, उस डिफरेंस पे रेट लगाएंगे, फिर एंड पे मंजिल वही पहुंचेंगे जो इस कॉन्सेप्ट से पहुंचना था। तो टैक्स बेस कैलकुलेट कैसे करनी है? एसेट्स के लिए दो तरीके हैं। तरीके नहीं, एक्चुअली एसेट्स की दो कैटेगरीज हैं। अगर एसेट्स इस कैटेगरी में है तो ये टैक्स बेस का फार्मूला है, और अगर इस कैटेगरी में है तो ये फार्मूला है। इसका मतलब क्या है कि एसेट कल को एक्सपेंस कितना बनेगा, ये मतलब है इस लाइन का। पीपीई कल को डेप्रिसिएशन के नाम से बनेगा ना, इसी तरह इन्वेंट्री है वो कल को कितना एक्सपेंस बनेगा, किस नाम से बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से बनेगा। ये मैं दो मिसालों से समझा रहा हूं, फिर उनकी कंक्लूजन भी लिख दूंगा शॉर्टकट। एक मिसाल, ईयर एंड में इन्वेंट्री तो ईयर एंड की चीज है। हमारे पास कुछ इन्वेंट्री थी 100 की और उसकी एनआरवी थी 90। तो हमने अकाउंटिंग में क्या किया होगा? इसको राइट डाउन करके 90 पे ले आए होंगे और ये एक्सपेंस बन गया होगा, 10 का एक्सपेंस बन गया ना। इन्वेंट्री को हमने कम कर लिया तो हमारा एक्सपेंस बन गया। अगर तो टैक्स पर्पसेस, अगर तो टैक्स रूल्स में लिखा हुआ था कि इन्वेंट्री जब बेचोगे तो बताना, पहले ही रोते हुए ना आ जाना कि वैल्यू गिर गई, वैल्यू गिर गई। तो ईयर 1 में हमने 10 का एक्सपेंस बनाया, टैक्स वालों ने नहीं किया कुछ भी अलाउ। जब कल को इन्वेंट्री बिकेगी तो हमारे मुताबिक कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी? 90। टैक्स वाले अब कितने को कॉस्ट ऑफ सेल मानेंगे? 100 को। हम 90 क्यों रिकॉर्ड कर रहे होंगे? क्योंकि हमने तो पहले ही राइट डाउन ईयर 1 में कर लिया था। तो ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं। कल को जब वो इन्वेंट्री बिकेगी फॉर टैक्स पर्पसेस कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी? 100। तो उसकी टैक्स बेस क्या हुई? 100। ये टैक्स बेस हो गई। दोबारा दोबारा नहीं, दूसरी मिसाल। ईयर 1 के एंड पे
हमारे पास 100 कॉस्ट की इन्वेंट्री पड़ी थी और उसको हम एनआरवी 90 तक राइट डाउन करके ले आए। उसको हम राइट डाउन करके 90 तक ले आए और टैक्स रूल्स में ये एक अलाउएबल डिडक्शन थी, तो टैक्स पर्पसेस के लिए भी ये 10 एक्सपेंस अलाउ हो गया। क्या मतलब एक्सपेंस अलाउ हो गया? करंट टैक्स निकाल रहे थे, इस मिसाल में हमने इस 10 को एक्सपेंस बनाया होगा। टैक्स वाले कहते हैं नहीं ये कोई एक्सपेंस नहीं है, करंट टैक्स निकालते हुए क्या किया होगा? एड बैक किया होगा ना। ये मुराद है कि टैक्स अथॉरिटीज राइट डाउन को नहीं अलाउ कर रहे। तो टैक्स पर्पसेस के लिए जब कल को बिकेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी अलाउ हो जाएगी? पूरी 100। तो आज इस इन्वेंट्री की टैक्स बेस क्या हुई? पूरी 100। दूसरी मिसाल, टैक्स लॉज के मुताबिक एनआरवी राइट डाउन अलाउड है, तो अगर अलाउड है तो ईयर 1 का करंट टैक्स निकालते हुए इसको एड बैक कर दिया होगा। हमने 10 का एक्सपेंस बनाया तो क्या करंट टैक्स निकालते हुए इसको ऐड बैक कर दिया होगा? नहीं, क्योंकि टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं। अब ईयर 1 के एंड पे खड़े होकर देखें, फ्यूचर में जब ये चीजें बिक जाएंगी तो हम कितनी कॉस्ट ऑफ सेल मान रहे होंगे फॉर टैक्स पर्पसेस? क्यों 90? तो ईयर 1 के एंड पे खड़े होके इस इन्वेंट्री की टैक्स बेस क्या हुई? 90। अब इसका आपको मैं शॉर्टकट बना के देता हूं। इन दोनों एग्जांपल्स को पहले देख लें जो पूछना है, फिर इसका मैं आपको शॉर्टकट रूल बना के देता हूं कि इन्वेंट्री के लिए आप याद क्या रख लें। इन्वेंट्री के लिए याद रख लें आप कि अगर एनआरवी राइट डाउन is allowed for tax purposes, यानी मिसाल 1 या 2? 2। तो टैक्स बेस इज इक्वल टू और अगर एनआरवी राइट डाउन इज नॉट अलाउड तो फिर एग्जांपल 1 की एग्जांपल 2? एग्जांपल 1। तो इस सूरत में टैक्स बेस इज इक्वल टू कॉस्ट। तो इन्वेंट्री के लिए टैक्स बेस ये। नहीं नहीं, हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट में इसको ऑलरेडी एक्सपेंस बनाया हुआ है, तो एड बैक नहीं कर रहे होंगे। बाद में अलाउ कर दिया। क्यों कर दिया? नहीं, अभी हम ये राउंड के एंड पे खड़े हैं, तो अभी इस वक्त इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है, उसकी बात हो रही है। अब उसके लिए क्या? नहीं, अलाउ हो गया, यानी हम ईयर 2 में आ गए, वो इन्वेंट्री आज भी हमारे पास है और उसमें टैक्स वालों ने अलाउ कर दिया, तो बस अलाउ कर दिया तो कर दिया। अब इन्वेंट्री वो कैरिंग अमाउंट बराबर हो जाएगी टैक्स बेस के। तो कैरिंग अमाउंट तो अभी भी 90 आ रही है ना, अब भी वो इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है। इस साल टैक्स वालों ने वो कर दिया अलाउ, तो अब इस साल टैक्स बेस भी 90 हो गई। हमने तो पिछले साल कह रहे ना कर ली थी।
हमने पहले पिछले साल उसको 100 से 90 पे किया, इस साल उसी को 82 पे कर लिया, ये कह रहे हो? अच्छा, पिछले साल टैक्स वालों ने उस पे, ठीक है, अब उन्होंने अलाउ कर दी, तो अलाउ करके वो 82 तक आ गए ना, 82 तक पहुंच गए ना, तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट बराबर हो गई। नहीं, है यही, लेकिन टैक्स पर्पजेस के लिए भी ये 90 ही है। कल को जब बिकेगा तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी? 90 ही बनेगी। इसी का आंसर 90 आ रहा है। इसीलिए मैं आपको ना ये शॉर्टकट्स बता रहा हूं, लेकिन समझा ये रहा हूं। अगर टैक्स वालों ने 5 अलाउ की तो टैक्स बेस क्या रखेंगे? 95। इसीलिए ना ये टिप्स हैं बस हेल्पिंग, असल ये है। हाँ, और मिसाल, और एसेट्स में क्या है भाई? अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट नॉन करंट एसेट तो किसी को याद ही नहीं रहा, मैंने नहीं, वो कंसोलिडेशन लेवल की नहीं है IAS 12 आपके सिलेबस में। लीजेस तो आपने अच्छी तरह कुछ 6-7 दफा तो रिवाइज कर ही लिया होगा, क्योंकि उसमें बुक्स ऑफ लेसी मैंने कहा था खास तौर पे। तो नंबर 5, राइट ऑफ यूज एसेट की बात करते हैं। बिजनेस लीज पे लेगा मशीन, उसको इस्तेमाल करेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, टैक्स लगेगा। किस शाख में फॉल कर रहा है? इधर बताएं भी, कल को क्या टैक्स पर्पजेस के लिए डिडक्शन अलाउ होगी? 0। क्यों 0? टैक्स वाले तो उसको कोई एसेट ही नहीं मान रहे, तो वो तो उसकी कोई डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, तो टैक्स बेस क्या हो जाएगी? 0। हाँ जी, लीज पेमेंट्स को तो डिडक्शन करेंगे वो लोग। वो जो लीज पेमेंट्स हैं, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं टैक्स बेस एसेट्स के लिए, टैक्स बेस लायबिलिटीज की भी निकालेंगे। जब लीज लायबिलिटी की टैक्स बेस निकालेंगे ना, वहां मैं उन लीज पेमेंट्स को इस्तेमाल करवाऊंगा। वैसे भी लीज पेमेंट्स किसकी पेमेंट्स होती हैं? राइट ऑफ यूज की कि लीज लायबिलिटी की? लीज पेमेंट्स पेमेंट किसकी हैं? लीज लायबिलिटी की, तो वो उससे रिलेटेड चीज है। तो राइट ऑफ यूज टैक्स पर्पजेस के लिए ये कोई एसेट नहीं है, वो इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे? नहीं, तो इसलिए कोई डिडक्शन नहीं है इसकी। और क्या रह गया? हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस दो मिसालों से बताता हूं। ईयर 1 के एंड पे प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है 100, पे हो गया, एक्सपेंस नहीं बना, या एक्सपेंस बन गया, पे नहीं हुआ? प्रीपेड इंश्योरेंस पे हो गया है, एक्सपेंस नहीं बना, एक्सपेंस बनेगा अगले साल जाके। टैक्स वाले
इसको कैश बेसिस पे अलाउ करते हैं, टैक्स वाले इसको कैश बेसिस पे अलाउ करते हैं। तो इस 100 की डिडक्शन इसी साल मिल गई या अगले ईयर मिलेगी? अगले ईयर कितनी मिलेगी? तो टैक्स बेस क्या हुई? 0। तो उसकी टैक्स बेस हो जाएगी 0, क्योंकि 100 has been allowed as deduction. क्योंकि ये अलाउ हो गया ईयर 1 में, कल को दोबारा थोड़ी होगा, तो इसकी टैक्स बेस 0। ईयर 1 एंड पे खड़े हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस आ रही है 100 और टैक्स वाले allow insurance on accrual basis। टैक्स वाले इस 100 को डिडक्शन टैक्स पर्पसेस के लिए, ये 100 की डिडक्शन कब अलाउ होगी या हो चुकी? एक्रूअल बेसिस पे वो मानेंगे इसको। अगले साल अलाउ होगी, तो अगले साल कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? पूरी 100। इन दोनों में फर्क देख लें, फिर इसका भी शॉर्टकट बना देता हूं। क्या कर रहे हैं? जी 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 जी, असल तो करंट टैक्स ही है। डेफर्ड टैक्स तो हम सिर्फ और सिर्फ वो जो अगले पिछले ईयर्स में इधर उधर बहक गया हुआ है करंट टैक्स, हम उसको रिलेटेड इनकम एक्सपेंस से मिला रहे होते हैं। टैक्स कैलकुलेशन तो असल में ऑफिशियली करंट टैक्स की है। टैक्स बेस 100 क्योंकि 100 अगले साल अलाउ होगा। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस ये शाख के ये शाख, ये क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, वो बिजनेस अपने एसेट्स की इंश्योरेंस करा रहा है, एसेट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहा है, तो बिजनेस के मोस्टली एसेट्स उसी शाख में होते हैं। ये दोनों मिसालें ओके, इसका शॉर्टकट बना के देता हूं। इस प्रीपेड एक्सपेंस के लिए शॉर्टकट बना के दे रहा हूं। अगर रिलेटेड एक्सपेंस इज अलाउड ऑन कैश बेसिस, तो टैक्स बेस 0। और अगर related expense is allowed on accrual basis, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए याद रखें। जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए कोई कॉस्ट का वर्ड नहीं यूज होता ना, ये तो बस एसेट है जो बुक्स में आ रहा है।
पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, कुछ तो बात हो रही थी। ये शायद आपके नोट करने का इंतजार कर रहा था। हाँ जी, और कोई करंट एसेट? वो इन्वेस्टमेंट जैसा ही समझ लें, लोन इन्वेस्टमेंट ही समझ लें। हाँ जी, डेटर्स करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक दो जरा आसान आसान फड़का दूं, फिर डेटर्स बताता हूं। कैश, बैंक। हाँ जी, बैंक 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 देखते हैं। बैंक बिजनेस का एसेट है, क्यों? पड़ा हुआ पैसा इस्तेमाल कर लेंगे, तो जब उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो वो कोई इनकम होगी, उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा। पैसे का इस्तेमाल करना उसका बेनिफिट है, तो पैसे का इस्तेमाल करना कोई टैक्सेबल चीज है? यानी हम अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट वाले कहेंगे ये तो पैसे हैं तुम्हारे पास, इनकम टैक्स। तो अपना ही पैसा इस्तेमाल करना पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। किधर? इधर। तो टैक्स बेस, कैश बैंक की टैक्स बेस, जितने का कैश बैंक बुक्स में आ रहा है बस वही टैक्स बेस। हमारी बुक्स में एक डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है, और अच्छा मैं बार बार डिविडेंड की मिसाल देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा एग्जाम्प्ट है, ऐसी मिसाल दे रहा हूं। हमारी बुक्स में एक डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है, इनकम बना चुके, डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है, और वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो जब कल को पैसे मिलेंगे, अच्छा डिविडेंड रिसीवेबल को हम एसेट क्यों कह रहे हैं? पैसे मिलेंगे, लेकिन टैक्स वालों ने इसको एग्जाम्प्ट रखा हुआ है इधर, तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट। डेटर्स, अच्छा डेटर्स ना थोड़ा मुश्किल है समझना, तो समझा मैं आपको देता हूं इनकम रिसीवेबल से। तो डेटर भी एक्चुअली इनकम रिसीवेबल ही होती है? डेटर इनकम रिसीवेबल ही है। कौन सी इनकम रिसीवेबल है? सेल्स। लेकिन मैं जो बात अभी समझाना चाह रहा हूं वो इससे बेहतर समझ आएगी, इसलिए ये बता रहा हूं, दो मिसालों से समझाता हूं। अच्छा, ये जो मैं चीजें बना के दे रहा हूं ये आप बिल्कुल करें याद, लेकिन ये जरूर क्लियर रखें। ये बता रहा हूं, एक मिसाल, डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है हमारी बुक्स में 100 का, कैश मिल गया, इनकम नहीं बनी, इनकम बन गई है, कैश नहीं मिला, इनकम बन गई है, कैश नहीं मिला। डिविडेंड इज टैक्स्ड ऑन एक्रूवल बेसिस। डिविडेंड रिसीवेबल को हम एसेट क्यों कह रहे हैं? डिविडेंड रिसीवेबल फ्यूचर में क्या पैसे मिलेंगे, तो टैक्स वालों ने इसको इनकम अभी मान लिया या कल मानेंगे? डिविडेंड रिसीवेबल है,
इनकम बन गई, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। टैक्स वालों ने इसको एक्रूअल बेसिस पे इनकम मान के टैक्स लगाना है, तो इसी साल इस पे टैक्स लग जाएगा, करंट टैक्स, या अगले ईयर। जब अगले साल पैसे मिलेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। भाई डिविडेंड रिसीवेबल को हम एसेट क्यों कह रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं ना, तो पैसे मिल रहे हैं तो उस पर टैक्स लगना है। तो टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, तो इसकी टैक्स बेस हो जाएगी कैरिंग अमाउंट। दोबारा दफा करें, दूसरी मिसाल सुने। ईयर 1 में डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है 100 का, डिविडेंड इनकम बन गई, पैसे नहीं मिले, और टैक्स वाले डिविडेंड पे टैक्स लगाया करते हैं कैश बेसिस पे। तो इस पे ईयर 1 में टैक्स लग चुका या अगले साल लगेगा? अगले साल लगेगा। डिविडेंड रिसीवेबल एसेट इस शाख में आ रहा है कि इस शाख में आ रहा है? अगले साल इस पे टैक्स लगेगा। कितने पे टैक्स लगेगा? 100। तो ये जो डिविडेंड रिसीवेबल है ये कल को कोई एक्सपेंस बन जाएगा, यानी पूरे 100 पे टैक्स लगेगा या इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन होगी? पूरे 100 पे लगेगा, तो इसके अगेंस्ट कल को कितनी डिडक्शन होगी? कोई भी नहीं, जीरो। तो टैक्स बेस इज इक्वल टू जीरो। ये भी नहीं समझ आया ना? जीरो। दोबारा, डिविडेंड रिसीवेबल है 100 का, इनकम बन गई, पैसे नहीं मिले अभी, टैक्स वालों ने इसको कैश बेसिस पे टैक्स लगाना होता है, तो वो इसी साल पे करंट टैक्स में इस पे टैक्स लग जाएगा या अगले साल? कितने पे टैक्स लगेगा? 100 पे। पूरे 100 पे लगेगा या कोई प्रॉफिट कैलकुलेट होगा? पूरे 100 पे लगेगा, यानी पूरे 100 पे लग जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी को इंग्लिश में जीरो कह देते हैं। तो टैक्स बेस जीरो। नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही है? वो एक्सपेंस था, ये इनकम है। वो प्रीपेड एक्सपेंस था, एक्सपेंस की डिडक्शन मिलनी थी। ये इनकम रिसीवेबल है, इस पे टैक्स पड़ना है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा ठीक है, मैं उससे रिलेट कर देता हूं। अब इधर खड़ा हूं तो पहले ये समझ लें, फिर मैं वहां दोबारा रिलेट कर देता हूं। अच्छा, अगर नहीं समझ आ रही ना, तो प्रीपेड, एक्रूड, इनमें शॉर्टकट आराम से चल जाते हैं, तो शॉर्टकट चला लेना। पहले सुन लें, डिविडेंड रिसीवेबल 100 का एसेट है। अगर टैक्स वालों ने डिविडेंड इनकम को कैश बेसिस पे टैक्स करना है, तो इस पे इसी साल के करंट टैक्स में टैक्स लग गया या अगले साल लगेगा? अगले साल लगेगा ना। तो जब कल को कैश मिलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। ये डिविडेंड रिसीवेबल एसेट किस शाख में फॉल कर रहा है? कल को कैश मिलेगा तो लगेगा टैक्स। इधर कितने पे टैक्स लग जाएगा? पूरे 100 पे या उसमें से कोई चीज माइनस होगी? कुछ माइनस नहीं होगा ना। तो टैक्स बेस इस शाख की होती है कि कल को क्या एक्सपेंस माइनस होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, तो जीरो। अभी भी नहीं, ऊपर वाला सुन ले। अगर डिविडेंड रिसीवेबल है, इनकम बन गई है, और टैक्स वाले इसको इनकम भी एक्रूअल बेसिस पे ही मान रहे हैं, तो इस पे करंट टैक्स ईयर 1 में कैलकुलेट हो गया या ईयर 2 में कैलकुलेट होगा? ईयर 1 में हो गया। जब कल को कैश मिलेगा तो उस पर फिर टैक्स लगेगा। तो अब ये वाला डिविडेंड रिसीवेबल एसेट इस शाख में फॉल कर गया। टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। ओके, इसका भी कंक्लूजन बनाते हैं।
ये नोटेड? ये ले, अगर इस रिसीवेबल से रिलेटेड जिस इनकम का ये रिसीवेबल है उसने कैश बेसिस पे टैक्स हुआ करना है तो टैक्स बेस 0, एक्रूअल बेसिस पे हुआ करना है तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट। ये ईयर 1 की इनकम है या ईयर 2 की इनकम? ईयर 1 की। टैक्स वाले भी एक्रूअल बेसिस पे ही इसको इनकम मानेंगे, तो वो उसको ईयर 1 की इनकम मानेंगे कि ईयर 2 की? तो ईयर 1 के करंट टैक्स कैलकुलेशन में ये हो गया ना कंसिडर, इस पे टैक्स लग गया। जब कल को कैश मिलेगा तो उस पर फिर टैक्स लगेगा। तो ये वो एसेट हुआ जिससे मिलने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट टैक्सेबल, तो ये इस शाख में फॉल कर गया, तो टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। अच्छा, जो वो बताने से इसमें गुम हो गए, ये दोबारा बताता। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई मिसाल और कोई मिसाल? रेंट पे कर दिया, यानी है ये खर्चे लेकिन प्रीपेड क्यों कह रहे हैं कि अभी इनको एक्सपेंस नहीं बनाया, तो इनसे बेनिफिट्स मिलेगा ना कि इसको हम यूज करेंगे। यूज करेंगे कहां? बिजनेस एक्टिविटीज में। बिजनेस एक्टिविटीज होंगी तो क्या होगा? प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट होगा तो उस पर टैक्स पड़ेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस है ही इस शाख में। वो तो मैंने 2 शाखें बदल दी थी ना, प्रीपेड एक्सपेंस इसी शाख में ही है क्योंकि ये एडवांस पे किया जा चुका है और इससे हमने कल को फायदा ही लेना है। फायदा क्या लेना है? यूज करना है। यूज करेंगे क्या होगा? बिजनेस होगा। बिजनेस होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, टैक्स पड़ेगा। ये है ही इसी शाख वाला एसेट। अब जब है ही इसी शाख वाला एसेट तो सिर्फ यही ढूंढना है। अगर टैक्स वाले इस पे ऑलरेडी डिडक्शन अलाउ ईयर 1 में ही कर चुके तो कल को मजीद कितनी करेंगे? कोई नहीं, 0। और अगर अभी अलाउ नहीं की, कल की, तो कल करेंगे ना 100, तो टैक्स बेस 100। एसेट्स हो गए पूरे। एक नंबर 10 डाल के को 2-3 लाइनें खाली छोड़ लें। ये ना एक सवाल में आना है, वहां बता सकूंगा, उसके बगैर आपको उसकी जिंदगी का मकसद समझ नहीं आएगा। एसेट्स की लिस्ट हो गई पूरी। अब लंबे लंबे सांस ले लें। अब लायबिलिटीज पे आते हैं, वो इसकी उलट है। अरे नहीं यार, नींद आ रही है? चले फिर सुन लेता हूं आपसे। प्रीपेड रेंट की टैक्स बेस क्या होगी? प्रीपेड रेंट की टैक्स बेस क्या होगी? यही कौन सी क्या होगी? नहीं तो का क्या मतलब है? हाँ हाँ, वो येलो शर्ट। इन्वेंट्री की टैक्स बेस क्या होगी? नहीं नहीं, अगर टैक्स वाले राइट डाउन को अलाउ कर रहे हैं तो फिर अगर नहीं अलाउ कर रहे, कॉस्ट। ठीक। लैंड की टैक्स बेस है कॉस्ट। ये जो, हाँ, क्रेडिटर्स की टैक्स बेस, क्रेडिटर्स की नहीं पढ़ा? ओहो, मिस हो गया।
अच्छा 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 अच्छा, चलें फिर आप बता दें। राइट ऑफ यूज एसिड की टैक्स बेस जीरो जीरो। चलें अब लाइबिलिटीज की पढ़ते हैं। चलें आपकी दिमागी हालत को देखते हुए अब लाइबिलिटीज की शुरू करते हैं। अच्छा यार, है बस कॉस्ट बढ़ा के वहां चला जाऊंगा। नहीं नहीं, 4:15 तक इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है। 15 मिनट लगते हैं जाने में। पता नहीं आखिरी बात क्या हुई थी। हाँ भी हदीस हदीस आखिरी बात क्या हुई थी? नहीं वो तो चला गया, घर चला गया। अच्छा, रहम क्या होता है? रहम करना है बदला लेने की बजाय माफ करना, ठीक है। और मिसाल रहम करना ज्यादती ना करना। नहीं, देखें अगर मैं किसी पे जुल्म करने लगा और मैं रुक गया तो ये मैंने रहम नहीं किया, तो बस जुल्म नहीं किया, तो रहम करना वो बदला हो गया। बदला ले सकता था, नहीं लिया। और पुलिस वाले ने चोर को जाने दिया, चल खैर है जा यार, ये रहम हो गया। पैसे लेके जाने दिया। अब हाँ ठीक है बेजुबान, लेकिन उसमें भी वही बात कि अगर मैंने जाते हुए अमी बिल्ली बैठी पानी पी रही थी, मैंने जाकर ठुड्डा मार दिया उसको, ये मैंने जुल्म किया है। और अगर नहीं मारा तो रहम नहीं किया, बस जुल्म नहीं किया। रहम की मिसाल आप ऐसे समझ लें कि अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचाना ड्यू था, सजा देना ड्यू था, और वो उसकी इस हालत से कि बेचारा मुश्किल में आ जाएगा, वो कैंसिल कर दिया, ये रहम है। लेकिन किसने कैंसिल कर दिया? जिसके पास पावर थी, अथॉरिटी थी, राइट था। जज के पास राइट नहीं होता सजा माफ करने का। जज की नहीं है ये तो, खैर चलो कानून बन गए, जज नहीं है इंटाइटल के वो सजा माफ कर दे। ये जिसने क्लेम किया हुआ था उसके पास राइट है। तो किसी को जस्टिफाइड कोई तकलीफ पहुंचाई जानी थी, जस्टिफाइड थी, जिसके पास राइट था वो ये सोचते हुए कि मुश्किल में आ जाएगा चलो माफ किया, ये रहम करना है। और
हमारी जिंदगी में ऐसे इंस्टेंसेस कहां आते होंगे कि हम रहम कर सकते होंगे? सर आज कम पड़ा है रहम करें, नहीं ये नहीं है रहम, ये तो आपकी ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा था। और इंस्टेंसेस कहां आते होंगे जहां रहम है? ट्रैफिक में थे तो एक रिक्शे वाला था, वो गलत आया और आपकी बाइक, गाड़ी जो भी लग गया, टूट गई, लाइट टूट गई आपकी बाइक की। तो अब आप देखेंगे कि वो बंदा अगर तो माड़ा है तो आप चढ़ने करा देंगे उसको, अगर आप देखेंगे तगड़ा है तो आप कहेंगे चलो यार कोई बात नहीं। तो अगर वो माड़ा है तो चढ़ने करा दें। चलो ये तो खैर अलग रिएक्शन हो गया। हक तो ये है कि वो उसकी गलती थी तो वो आपका नुकसान भरेगा, ये आपका हक है। लेकिन वो बंदा देख के लग रहा है कि हुई उससे गलती ही है, अब उस वक्त माफ कर दिया, ये रहम हो गया। और क्या मिसाल हो सकती है? फीस माफ? फीस माफ क्यों माफ? नहीं नहीं, मैं मुझे थोड़ी फीस मिल रही है कॉलेज की तरफ से, कोई कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और फिर उसका वो हक था पैसे लेना, माफ कर दिया, रहम हो गया। चलो जी बस बहुत है। अबू दाऊद 4941 हाँ, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमान मतलब अल्लाह की बात हो रही है, रहमान रहम करने वालों पर रहम करता है। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। चलें जाएं भी।